हाँ, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने के लिए, एंड पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लोगों का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने के लिए, बाय यूजिंग रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन है उनको यूज करके जो संसाधन को यूज करके लोगों की इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाना था, और नई नौकरियों की, क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, क्रिएटिंग जॉब्स, यानी कि नई नौकरियां भी निकालनी थी कि जिससे लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ से गए तब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम आई थी, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी पॉवर्टी। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्रिएटिंग जॉब्स किया गया, पॉवर्टी दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन को गठन किया गया, जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या कह सकते हो आप, कि स्टेबल हो सके, कि लोगों को एक वक्त रोटी, दो वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो सके, कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम धंधे लोग कर सकें। द कमीशन सजेस्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की सलाह दी। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर द system of production where the state and the private sector exist side by side, जहां पर जो स्टेट है, जो प्रदेश है, उस यानी गवर्नमेंट की जो कंपनीज होंगी वो, और जो प्राइवेट सेक्टर होंगे, जो किसी इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा चलाए जा रहे होंगे, वो साइड बाय साइड काम करेंगे। ये बहुत जनरल सी चीज है, आप अपने नोएडा एनसीआर को ही ले लो तो आपको यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज भी हैं, और इसी के साइड में आपको प्राइवेट फैक्ट्रीज भी हैं यहाँ पर, वो जो इंडिविजुअल ग्रुप्स के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इनको डेवलप करने का क्या था कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में भी वैकेंसीज होंगी, और जब गवर्नमेंट फैक्ट्रीज होंगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी काम डेवलप किया जाएगा जिससे लोगों को व्यवसाय मिल सकेगा। The heavy industries such as the Bharat Heavy Electricals Limited, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, जो मशीन, बहुत हैवी मशीन्स बनती हैं, उसके लिए भेल की स्थापना की गई। द अदर इम्पोर्टेंट सेक्टर्स लाइक द बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये जो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे व्यापार, बैंकिंग और शक्ति से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको गवर्नमेंट ने अपने अंतर्गत लिया। The private sector ran agriculture, और जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको खेती से संबंधित कंज्यूमर गुड्स, यानी जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं उनसे रिलेटेड, एंड अदर स्मॉल इंडस्ट्रीज का काम दिया गया कि आपको इन सेक्टर्स में काम करना है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी इक्विपमेंट्स बनाना है, या बीजों की जो बीज तैयार होते हैं, खरपतवार, जो भी कुछ खेती से रिलेटेड चीज है उसका जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को दिया गया। नेहरू was the first chairman of the planning commission, जैसा मैंने बताया था प्रधानमंत्री योजना आयोग के चीफ होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्लानिंग कमीशन के हेड थे, और यहाँ 5-year plans were launched by the government to developing the country, देश का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई जो आज भी हैं। यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो प्लानिंग कमीशन का काम सिर्फ प्लान करना है ना। हम किसी चीज का मान लीजिए प्लान करते हैं, हमको पिकनिक जाना है, एक आपको है, या हमें अपनी क्लास को डेकोरेट करना है, तो हम पहले प्लान करेंगे ना। चलिए हम क्लास को डेकोरेट करने की बात करें, डेवलपिंग हो रही है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे कि हमें किन किन टॉपिक्स को लेकर करना है। बट हमारा गोल कब हमें अचीव होगा, जब हम उसके लिए काम करना शुरू करेंगे, या तो हम ग्रुप बना के करेंगे या कोई और प्लानिंग करेंगे कि इस प्लान के तहत काम करते हैं, क्योंकि हम क्लास भी हमें रेगुलर करनी है, सब कुछ हमारा रेगुलर चलता रहेगा, और हम क्लास को कैसे तो हमने प्लान क्या किया कि हम सुबह थोड़ा जल्दी आएंगे, दो बच्चे छुट्टी के बाद आएंगे, जो यहीं पर हिंदी से रिलेटेड कुछ कोटेशंस हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कोटेशंस हैं, एसएसटी या साइंस से या संस्कृत से रिलेटेड डायग्राम मॉडल्स बनाएंगे, और उसके बाद उन दो उसको बनाएंगे भी हम स्कूल में ही, और उनको रुक कर अपनी क्लास को धीरे धीरे डेकोरेट भी करेंगे।
तो क्या हुआ, हमने पहले प्लानिंग की कि हमें सब कुछ कैसे करना, फिर एक हमने प्लान बनाया उसके तहत कि ऐसा ऐसा हमारा टाइम होगा जिसमें हम उसको करेंगे। तो वही 5 ईयर प्लान था जो प्लानिंग कमीशन ने 1950 में स्टार्ट किया था, पंचवर्षीय योजनाएं, और फिर देश को की डेवलपमेंट की बात यहाँ से शुरू हुई। फिर है आपको यहाँ पे प्लान्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 5th तक दिया गया है, जबकि इस वक्त चल रही है 20 के आसपास, 20 या 19-20 कुछ चल रही है, 5 ईयर प्लान चल रहा है। आप यहाँ से एक दो प्लान बीच में ना डबल टाइम्स चलाए गए थे। जैसे आपका 1951 से स्टार्ट हुआ था 56 तक, पहला 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें ऑब्जेक्टिव था, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के जीवन स्तर को प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके स्टेबल करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। और उसमें अचीवमेंट्स क्या मिली, एरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स इंक्लूडिंग द भाखड़ा डैम एंड द हीराकुंड डैम वर स्टार्टेड। और उस वक्त फिर भाखड़ा नागल जो बांध है आपका, हीराकुंड बांध जो है, ये शुरुआत की गई। अनुराधा प्लीज कैमरा ऑन कर लें। जो बच्चे ये ऑफ करके बैठे हैं ना, तो फिर मेरे से पूछ मत लेना कोई क्वेश्चन, मैं बताऊंगी मैम किसी बीच में, फिर मेरे से ना क्वेश्चन पूछोगे ना आपकी मैम, ये बताना आपने ये समझाया है, मैं समझ, फिर मैं बताऊंगी नहीं। जिनका कैमरा ऑन है सिर्फ वही मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। हेलो, प्लीज माइक ऑफ रखें, बैक साउंड आ रहे हैं। हाँ, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, हवा, पानी और मिट्टी आती है, तो उनको यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिनमें, और जिससे फिर क्या हुआ, जब वो प्रोजेक्ट बनाए गए तो बिजली उत्पादन हुआ, पानी की संख्या बढ़ी, मछली उत्पादन शुरू हुआ, तो बहुत सारे उसके साथ और भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। सेकेंड प्लान आपका 56 से 61 तक चला, जो जिसमें देश की जो इनकम थी उसको 25% तक बढ़ाया गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, यानी कुछ उद्योग धंधे, कुछ कंपनी सेटअप की गई, जिसमें अचीवमेंट था 5 स्टील मिलें स्टैब्लिश की गई थी, पहली भिलाई में, दुर्गापुर में, जमशेदपुर में, और 2 अब आप सर्च करिएगा। थर्ड प्लान था जो 61 से 66 तक चला, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जो कृषि है उसको, उसमें कैसे प्रोडक्शन बढ़े, इसको और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया गया। और इसमें अचीवमेंट हमें मिला था कि स्टेट बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट बोर्ड्स एंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो स्टेट यूपी बोर्ड है, जैसे आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर जगह के स्टेट बोर्ड होते हैं ना, वो डेवलप हुए और प्राइमरी स्कूल्स भी गाँव में खोले गए। फिर फोर्थ प्लान में डिफेंस, भारत की सुरक्षा को मजबूत किया गया और जो भारतीय कृषि व्यवस्था थी उसको मजबूत करने का काम किया गया, जिसमें हमारा अचीवमेंट था, हमें उपलब्धि प्राप्त हुई हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी नए तरीके के कुछ बीज आए जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा था कि उसमें ये स्टार्ट किया था, जिन्होंने, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जस्ट अ मोमेंट, तो उन्होंने बीजों की क्वालिटी को बढ़ाया था और कई रूल्स बताए कि हम दलहन के साथ और किसकी खेती, जो दालों की खेती है उनके साथ किन की खेती कर सकते हैं, और खेतों में किन किन चीजों के साथ क्या क्या खेती करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और डिफेंस के लिए हमने सबसे पहला फर्स्ट न्यूक्लियर सक्सेसफुल टेस्ट जो किया था 1974 में किया था, पहला परमाणु जो वो था परमाणु उसका टेस्ट, वो हमारा 1974 में सबसे सक्सेसफुल था, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ प्लान आया था, जिसमें सोशल इनइक्वालिटीज जो है, सामाजिक असमानताएं हैं, उनको घटाने का काम करना था। और इसके लिए हमने नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और गरीबी को घटाना था। हमारा उद्देश्य था कि हमें जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको दूर करना है और गरीबी को दूर करना है। तो इसके लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 118 मिलियन टन्स। जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है, उसके उत्पादन को 118 मिलियन टन तक बढ़ाया गया। और भारतीय जो नेशनल हाईवे हैं NH1 NH2 करके जितने भी आपके आज हैं,
इनका जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, वहां से ये योजना चालू हुई, जिससे कि सामाजिक असमानताएं ना रहे, लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने समझे, और जिन्हें कई लोग एक शहरों में आए, शहर से लोग गांव को जाएं, जिससे जो असमानताएं हैं वो दूर हों। फिर है यंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत ने में फॉरेन पॉलिसीज हुई थी, जिनमें दो प्रिंसिपल्स थे। पहला था नॉन अलाइनमेंट और दूसरा था पंचशील। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, इसको नाम के नाम से भी जाना जाता है, NAAM। मैं इसके बारे में भी बता रही हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था, भारत ना जो वर्ल्ड था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। पहला ग्रुप जो था वो था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का, USSR का, और जो दूसरा ग्रुप था वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA का। तो इस सिचुएशन में दिस सिचुएशन कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट, और इस वजह से सिचुएशन जो थी वो क्या हुई, संघर्ष की हो गई। दोनों लोग जो देश थे, इन दोनों देशों के, उनमें टेंशन क्रिएट होने लगी, और इससे धीरे धीरे कोल्ड वॉर, शांति युद्ध जो होता है ना, गृह युद्ध जिसको कहा जाता है, वो छिड़ने लगा। एनिमिटी अमंग द कंट्रीज बिलोंगिंग टू मिलिट्री ब्लॉक्स बिटवीन 1945 टू 1991। 1945 से लेकर 1991 तक लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, और उनमें मिलिट्री ब्लॉक्स को लेकर, यानी जैसे आज क्या है, हम दूसरे देश की सेना भी मंगा सकते हैं अपने यहाँ, तब ये चीज नहीं थी। लोग वही ना, आस पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। आप ये कंडीशन यहाँ पे समझ सकते हैं। उस वक्त क्या था, इंडिया अलॉन्ग विथ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, और उस इंडिया के साथ साथ जो उस वक्त कुछ नए देश जो स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी ग्रुप का साथ नहीं देंगे, ना USSR में जाएंगे और ना वो USA में जाएंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। मतलब वो उनका सबसे लेना देना है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। देयर पोजीशन वाज नन एज अ नॉन अलाइनमेंट, और ये पोजीशन जो उनकी थी, इसको नॉन अलाइनमेंट कहा गया। मेनी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज ज्वाइन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और नाम, बहुत से जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज थे, उन्होंने नाम को ज्वाइन किया, और जो नाम था वो था नाम एम्ड, नाम का उद्देश्य था रिमूव कॉलोनिज्म एंड रेशिज्म, भेदभाव, रंग भेद को मिटाना, उपनिवेशवाद को मिटाना, यानी कोई देश दूसरे देश पर व्यापार की दृष्टि से कब्जा ना करे, इस बात को मतलब खत्म करना। दूसरा आपका था, हाँ, मेंटेन इंटरनेशनल पीस, वैश्विक शांति को बनाए रखना। नॉट बिल्ड आर्म्स, हथियारों का उत्पादन नहीं करना, वेपन्स नहीं बनाना, और ऑल्सो नन एज अ डिसआर्मामेंट, इसको डिसआर्मामेंट के नाम से जाना गया, यानी कि कोई भी देश जो न्यूट्रल है, वो देश ना हथियार बनाएंगे, ना किसी तरह का कोई भी उनके पास वेपन्स, यानी कि हथियार और जो भी गोला बारूद या बम, जो भी कुछ आप कह सकते हो, वो कुछ नहीं होंगे। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। फाइट द ह्यूमन राइट, फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई, मतलब कहीं भी कुछ गलत हो रहा है किसी मानवीय अधिकार के लिए, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ये फॉरेन पॉलिसी थी। फिर पंचशील आया। पंचशील में 5 पॉइंट्स बताए गए थे, जो फॉरेन पॉलिसी यानी विश्व जो नीति थी, वैश्विक नीति थी, उसके लिए थे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। दीज प्रिंसिपल्स इंक्लूड फॉलोइंग, इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, मतलब हम एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, एक दूसरे की जो सत्ता है, एक दूसरे का जो राज्य है, उसको लेकर किसी भी उसका सब कोई सम्मान करेगा, उसका किसी भी तरह से कहीं कोई अपमान नहीं करेगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक होता ना जिसको कहते हैं बिना कहे समझे, बस हमें सिर्फ समझना होता है, एक समझ के तौर पर हमें किसी के साथ एग्रेशन माने था, क्रोध नहीं करना, नॉन एग्रेशन रहना है, शांतिपूर्वक तरीके से रिश्ता निभाना है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के साथ साझेदारी के साथ एक दूसरे के राज्य में, इंटरनल अफेयर्स में, यानी कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, या ईरान किसी से लड़ रहा है, हम किसी के उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे।
आप आपस में कहीं लड़ रहे हो, अपने देश के अंदर लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम आपके इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता और जो साझेदारी का लाभ होता है वो सबको मिलना चाहिए। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और हर देश को अपने अस्तित्व को लेकर शांतिपूर्वक रहना है। यानी ये नहीं कि हम दूसरे देश की सीमा में घुस रहे हैं, उसके बाद लड़ाई हो रही है, या हम एक दूसरे के अस्तित्व को लेकर लड़ रहे हैं। जैसा कि आप कभी देखते हो ना, दो देश अगर आपस में लड़ रहे होते हैं तो आप सुनते हो न्यूज में कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री से फोन पर वार्तालाप की और वहाँ के प्रधानमंत्री से भी वार्तालाप की। तो वो करते हैं, वो काम है एक दूसरे को, वही ना कि जैसे पड़ोसी होता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, क्या होता है दोनों आपस में लड़ते हैं तो एक बीच वाला होता है ना जो समझाने का काम करता है ना, कि नहीं भाई लड़ो नहीं, अच्छा ठीक है, जो आपका मैटर है आप जानो, मगर हम आपको कहीं जरूरत हो बता देना, वो वाला। तो इधर वाले के साथ भी वो यही बात बोलता है, वो न्यूट्रल होता है ना, वो इनका है ना वो इनका है, पर वो दोनों की हेल्प के लिए खड़ा होता है। वो थी फॉरेन पॉलिसी और जिसमें पंचशील था। ठीक है, अब आपका टाइम हो गया है, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, यही टॉपिक बहुत